नमस्कार दोस्तों, एआई एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके लिए जो स्रोत हमने चुना है वो बहुत ही डिटेल्ड है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। जरूर। और देखिए, इस पूरी व्यवस्था को चालू करने से पहले सबसे पहले हमें इसके प्रशासनिक ढांचा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की नींव को देखना होगा। ये बहुत ही लॉजिकल और दिलचस्प है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भारत में बंदरगाहों का प्रबंधन 2 क्लियर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में आते हैं 13 प्रमुख या मेजर पोर्ट्स, और इन 13 विशाल बंदरगाहों का सीधा संचालन केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ओके, तो मतलब ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। और दूसरी कैटेगरी में 200 से भी अधिक छोटे या माइनर पोर्ट्स आते हैं। इनको चलाने की जिम्मेदारी वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो 13 बड़े पोर्ट है ना, ये देश के टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले संभालते हैं। ओह वाओ, तब तो इनकी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल लेवल पर तय होना जरूरी भी है। एग्जैक्टली इनके कस्टम नियम और मेंटेनेंस का स्केल इतना बड़ा होता है कि स्टेट्स के लिए अकेले हैंडल करना मुश्किल होगा। राइट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तो मुझे समझ में आता है कि बड़े काम सेंटर के पास और छोटे काम स्टेट्स के पास। लेकिन इससे पहले कि हम मैप पर एक एक करके इन पोर्ट्स की यात्रा शुरू करें, तातीय भूगोल या कोस्टल ज्योग्राफी का एक बेसिक साइंस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आप वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी का यूज करना चाहूंगी। श्रोताओं को इससे आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए कि हमारा जो पश्चिमी तट है यानी वेस्टर्न कोस्ट, वो एक प्राकृतिक गहरे कटोरे की तरह है। गहरा कटोरा, सही है। यहाँ नदियां ना बहुत तेज गति से पहाड़ों से उतरती हैं और सीधे उस गहरे कटोरे यानी समुद्र में गिरती हैं। इस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को एस्चुरी या आश्वारी कहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, वो एक चपटी प्लेट की तरह है। बिल्कुल, एकदम फ्लैट प्लेट। हाँ, यहाँ नदियां समंदर से मिलने से पहले बहुत लंबी यात्रा करके आती हैं। उनकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है और वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी या सेडिमेंट एकदम मुहाने पर फैला देती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ये कटोरे और प्लेट वाली एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इसके पीछे के साइंस को थोड़ा डिटेल में सोचें तो वेस्टर्न कोस्ट की नदियां जैसे नर्मदा या ताप्ती हो गई, ये वेस्टर्न घाट्स की खड़ी ढलानों से बहुत तेजी से बहती हैं। क्योंकि ढलान बहुत स्टीप होती है वहाँ। बिल्कुल, पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो जो भी मिट्टी या सेडिमेंट लाती हैं वो किनारे पर रुकता ही नहीं है। वो सीधे समुद्र की गहराइयों में बहुत अंदर तक पुश हो जाता है। ओह अच्छा, तो किनारे पर कचरा जमा नहीं होता? एग्जैक्टली इसका रिजल्ट ये होता है कि कोस्ट के पास नेचुरली एक बहुत बड़ी गहराई बनी रहती है। और देखिए, बड़े समुद्री जहाजों को किनारे तक आने के लिए क्या चाहिए? यही डीप वाटर। राइट, डीप वाटर चाहिए वरना जहाज अटक जाएगा। हाँ, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पर हमें बहुत ही बेहतरीन और गहरे नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं। अब इसके ऑपोजिट अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की नदियां देखें, जैसे गंगा, गोदावरी या कृष्णा, तो ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आती हैं। थक जाती हैं बेचारी नदियां। हाँ, लिटरली उनका बहाव इतना सुस्त हो जाता है समुंदर तक आते आते कि भारी मिट्टी के विशाल डेल्टा बन जाते हैं। इस वजह से वहां डेप्थ बहुत कम होती है और इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट पर बड़े जहाजों को लाने के लिए हमें मशीन से लगातार मिट्टी निकालनी पड़ती है, जिसे ड्रेजिंग कहते हैं ना? हाँ, ड्रेजिंग। वहां आर्टिफिशियल मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मतलब ज्योग्राफी ही ये फिक्स कर देती है कि कहाँ पोर्ट नेचुरली डेवलप होंगे और कहाँ हमें इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। अब इसी वेस्टर्न कोस्ट के उसी गहरे कटोरे वाले ज्योग्राफी के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। अरब सागर के इन प्रहारियों को देखते हैं। तो सबसे ऊपर शुरुआत होती है गुजरात से। हाँ, गुजरात में आता है खांडला पोर्ट। इसका नया नाम अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया है। ये एक नेचुरल और टाइडल पोर्ट है। वैसे यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। आप इसकी लोकेशन की बात करिए ना। बिल्कुल, इसकी लोकेशन कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी नहीं। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है, लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आज़ादी के तुरंत बाद ऐसा क्या भूचाल आ गया था कि हमें कांडला को वॉर फुटिंग पर डेवलप करना पड़ा? ये हमारे हिस्ट्री और इकोनॉमी का एक बहुत ही क्रूशल टर्निंग पॉइंट था।
देखिए, आज़ादी से पहले क्या था, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, वहाँ के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की पूरी सप्लाई चेन कराची पोर्ट से चलती थी। ओह, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल तौर पर सबसे नजदीक था। बिल्कुल नज़दीक था। लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट तो रातों रात पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। एक झटके में पूरे नॉर्थ इंडिया का समंदर से कनेक्शन ही कट गया। बाप रे, ये तो इकोनॉमी के लिए डिजास्टर जैसा रहा होगा। हाँ, सप्लाई चेन बिल्कुल ठप पड़ने के कगार पर थी। इसी भयानक कमी को तुरंत पूरा करने के लिए एक इमरजेंसी लाइफलाइन के रूप में कांडला पोर्ट को बनाया गया। ये एक टाइडल यानी ज्वारिया पोर्ट है। मतलब यहाँ टाइड्स के हिसाब से पानी का लेवल अप डाउन होता है और जहाज़ों को उसी टाइमिंग पर अंदर आना होता है। राइट। और इस पोर्ट को तेजी से ग्रो करने के लिए इसको भारत का पहला फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। फ्री ट्रेड जोन यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये था कि यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कई तरह के कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस में भारी छूट दी गई, ताकि फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज बिना किसी टैक्स के झंझट के वहां आएं और बिजनेस करें। कराची की भरपाई करने के लिए कंडला को टैक्स फ्री हब बना देना, ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। अब गुजरात के इस हिस्टोरिकल पोर्ट से हम थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं, महाराष्ट्र में। यहाँ है भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी नेचुरल पोर्ट, मुंबई पोर्ट। हाँ, मुंबई पोर्ट का स्केल तो मैसिव है। बिल्कुल, ये इतना बड़ा है कि इसके बारे में सबको पता होता है। लेकिन इसके ठीक बगल में एक और पोर्ट है, न्हावा शेवा, जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू है, और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब यहाँ आकर मुझे थोड़ा डाउट होता है। कैसा डाउट? मतलब जब आपके पास पहले से ही मुंबई जैसा इतना बड़ा और शानदार नेचुरल पोर्ट था, तो बिल्कुल उसके पड़ोस में, लिटरली नेक्स्ट डोर, झावा शेवा नाम का नया आर्टिफिशियल पोर्ट बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये तो ऐसा ही लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा खाली गराज हो और आप ठीक उसके बगल में एक नया गराज बनवा रहे हो। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड लगता है सुनने में, लेकिन असलियत में वो जो पहला गराज था ना, वो खाली नहीं था। वहां पैर रखने की जगह नहीं बची थी। ओवरक्राउडेड था वो। हाँ, 1980s के दशक तक आते आते मुंबई पोर्ट भारत के ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर बन गया था कि वहां भयंकर ट्रैफिक जाम लगने लगा था। जहाजों को समंदर में अपना माल उतारने के लिए कई दिनों तक, बल्कि हफ्तों तक लाइन में वेट करना पड़ता था। हफ्तों तक वेट? हाँ, फिर तो पूरी सप्लाई चेन चोक हो रही होगी। एग्जैक्टली, पूरी इकोनॉमी की सांस अटक गई थी। इसीलिए न्हावा शेवा को बनाया गया और इसको स्पेसिफिकली मुंबई पोर्ट के प्रेशर वाल्व के रूप में डिजाइन किया गया। ये पूरी तरह से इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि मुंबई पोर्ट का वो एक्स्ट्रा ट्रैफिक कम किया जाए जो उसको पैरालाइज कर रहा था। एक प्रेशर वाल्व जैसा। मेक सेंस। और आज की डेट में इस पोर्ट ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। न्हावा शेवा आज इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है। आपने देखा होगा ना, वो बड़े बड़े लोहे के स्टैंडर्ड कंटेनर्स जो ट्रक्स और ट्रेन्स पर लदे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कलरफुल कंटेनर्स। हाँ वही। भारत में सबसे ज्यादा उनका मैनेजमेंट यहीं होता है। इसने मुंबई पोर्ट को मानो एक नया जीवनदान दे दिया है। एक प्रेशर वाल्व जिसने पूरी इकोनॉमी को हार्ट अटैक से बचा लिया। कमाल है। चलिए अब महाराष्ट्र के इन हेवी इंडस्ट्रियल एरिया से और साउथ चलते हैं। अब हम वेस्टर्न कोस्ट के उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जिसे मसालों और खनिजों यानी स्पाइसेस और मिनरल्स का तट कहा जाता है, गोवा से लेकर केरला तक। ये बेल्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों हिसाब से बहुत रिच है। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं गोवा के मार्मागांव पोर्ट की। ये एक बेस्ट नेचुरल पोर्ट है जो जुआरी नदी की एस्चुरी के मुहाने पर स्थित है। और श्रोताओं के लिए इसे याद रखना बहुत आसान है। एक ट्रिक है इसकी। मार्मागांव के नाम के एंड में गांव आता है ना, और गोवा को अक्सर गांव का प्रदेश कहा ही जाता है। हाँ, ये कनेक्शन याद रखने के लिए बढ़िया है ना। और इसके ठीक बाद कर्नाटका में आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये भी नेचुरल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से मेनली कुद्रेमुख की खादानों से निकाला गया हाई क्वालिटी आयरन ओर यानी लौह अयस्क एक्सपोर्ट होता है। हाँ, और अगर हम इन दोनों पोर्ट्स मार्मागांव और न्यू मैंगलोर को एक साथ एनालाइज करें तो यहाँ की इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से दिखता है। वो कैसे? देखिए, वेस्टर्न घाट्स हलवा से भरे पड़े हैं, स्पेशली आयरन ओर। अब जरा सोचिए, इतने भारी भरकम लोहे को ट्रक्स या ट्रेन में लाद कर देश के किसी दूसरे कोने में भेजकर एक्सपोर्ट करना,
कितना महंगा सौदा होगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो आसमान छू लेगा। बिल्कुल। तो इसके बजाय खदानों से लोहा निकाला और सीधा घाट्स के ठीक नीचे मौजूद इन नेचुरल पोर्ट्स पर उतार दिया। ये बहुत सस्ता और आसान पड़ता है और यहीं से फिर ये लोहा शिप्स में भरकर दुनिया भर में, मोस्टली जापान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भेज दिया जाता है। तो बेसिकली भूगोल ने ही इसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी सेट कर दी है। अमेजिंग। हाँ, और मिनरल से आगे बढ़ते हुए अब हम मसालों की दुनिया में पहुंचते हैं। केरला के कोची पोर्ट पर। यह मलाबार तट पर स्थित एक नेचुरल पोर्ट है, लेकिन यहाँ जो जियोग्राफिकल सेटिंग है उसने मुझे सच में चौंका दिया। वो क्यों? क्योंकि ये पोर्ट समुद्र के बिल्कुल किनारे ओपन वाटर में नहीं है। ये वेम्बनाड झील, जो कि खारे पानी की एक लगून है, उसके किनारे वेलिंगटन द्वीप के पास स्थित है और यहीं से सदियों से मसालों का एक्सपोर्ट हो रहा है। पर मेरा सवाल ये है, एक झील या लगून समुद्र के इतने विशाल जहाज़ों के लिए एक सेफ पोर्ट कैसे बन सकती है? झील तो नॉर्मली बंद होती है ना? ये सच में प्रकृति की एक मास्टर इंजीनियरिंग है। देखिए, लगून या जो खारे पानी की झीलें होती हैं वो नेचुरली समुद्र के किनारे ही बनती हैं, लेकिन उनके और मेन ओपन सी के बीच में रेत या मूंगे की एक नेचुरल दीवार बन जाती है। अच्छा, एक बैरियर जैसा बन जाता है। हाँ, एक बैरियर। और इस दीवार में कुछ संकरे रास्ते होते हैं जहां से समंदर का पानी और जहाज अंदर और बाहर जा सकते हैं। अब क्या होता है कि वेम्बनाड झील अंदर से एक बहुत ही डीप और शांत लेक है। जब बाहर समुद्र में भयंकर तूफान आते हैं तो वो नेचुरल दीवार उन लहरों को लेक के अंदर आने ही नहीं देती। ओह वाह, तो मतलब अंदर एकदम काम रहता है। बिल्कुल। जब कोई शिप बाहर ओपन सी की तूफानी लहरों से डरता हुआ इस लगून के अंदर आता है तो उसे एकदम शांत, स्टेबल और सेफ माहौल मिल जाता है। अगर हम इसे थोड़ा बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमें समझ आएगा कि क्यों सदियों से, चाहे वो अरब्स हों, पोर्चुगीज हो या डच हों, वो सारे व्यापारी मसालों के लिए केरला के इसी तट पर क्यों आते रहे। क्योंकि उन्हें वहां नेचुरली प्रोटेक्शन मिलती थी। एग्जैक्टली। उन्हें यहाँ दो चीजें एक साथ मिली। एक तरफ दुनिया के बेस्ट मसाले और दूसरी तरफ अपने जहाज़ों को सेफली खड़ा करने के लिए नेचर का बनाया हुआ एक वीआईपी पार्किंग लॉन्च। वीआईपी पार्किंग लॉन्च, क्या सटीक टर्म यूज किया आपने। नेचर खुद इनको एक सेफ पार्किंग लॉट बनाकर दे रही थी। चलिए अब पश्चिमी घाट और इस पूरे पेनिनसुला को क्रॉस करके हम ईस्ट कोस्ट यानी बंगाल की खाड़ी के द्वार पर चलते हैं। और यहाँ आते ही रूल्स बदल जाते हैं। हाँ, श्रोताओं को ये याद रखना जरूरी है कि अब हम उस गहरे कटोरे से बाहर निकल आए हैं। अब हम उस चपटी प्लेट यानी डेल्टा वाले इलाके में हैं, जहाँ समंदर उथला है और हमारे इंजीनियर्स के सामने चैलेंजेस पूरी तरह से अलग हैं। बिल्कुल। ईस्ट कोस्ट बहुत डिमांडिंग है। पोर्ट की, जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ये एक नदिया बंदरगाह या रिवरीन पोर्ट है और लोकेशन देखिए इसकी, समुंदर तट से लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसका असल मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि इतने मैसिव शिप्स जिनका वेट हजारों टन होता है वो समुंदर छोड़कर एक उथली नदी में 100 किलोमीटर अंदर तक कैसे चले जाते हैं। ये तो फिजिकल ज्योग्राफी के रूल्स के ही खिलाफ लगता है मुझे। हाँ, जब इसके बारे में पहली बार सोचो तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल चैलेंज था और इसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो इंसानी इंजीनियरिंग का एक सचमुच अद्भुत चमत्कार है। ऐसा क्या किया उन्होंने? देखिए, हुगली नदी एक्चुअली में गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी या धारा है। हाँ। और जैसा कि हमने पहले बात की, जब ये नदियां समुद्र तक आती हैं तो अपने साथ बहुत भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लाती हैं। राइट। ये मिट्टी नदी के सरफेस पर बॉटम में बैठती रहती है, जिससे डेप्थ कम हो जाती है। राइट, डेप्थ कम होगी तो जहाज तो मिट्टी में धंस जाएगा। बिल्कुल फंस जाएगा वो। इसी भयानक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया। ये इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। होता क्या है कि इस बैराज के जरिए गंगा के एक्स्ट्रा पानी को बहुत ही कंट्रोल्ड और तेज प्रेशर के साथ हुगली नदी की तरफ मोड़ दिया जाता है। ओके, तो उस प्रेशर से क्या होता है? ये पानी का जो सुपर फास्ट फ्लो है ना, ये एक विशालकाय नेचुरल फ्लश की तरह काम करता है। ये बॉटम पर जमी हुई मिट्टी को मक्खन की तरह मथकर अपने साथ बहा ले जाता है और सीधा समुद्र में ढकेल देता है। इसी फ्लश की वजह से 100 किलोमीटर तक जहाजों के गुजरने के लिए एक गहरा रास्ता साफ रहता है। भाई वाह,
एक पोर्ट को जिंदा रखने के लिए पूरी एक नदी को लिटरली एक फ्लश की तरह यूज कर लिया। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली इंजीनियरिंग है। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी आजकल के जो एक्स्ट्रा लार्ज शिप्स आते हैं उनके लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल होने लगा था। इसीलिए कोलकाता पोर्ट का बोझ कम करने के लिए समुद्र के थोड़ा करीब हल्दिया पोर्ट को एक सैटेलाइट पोर्ट के रूप में डेवलप करना पड़ा। ओह अच्छा, बैकअप के लिए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में आता है पारादीप पोर्ट। ये महानदी के मुहाने पर एक नेचुरल पोर्ट है। यहाँ से भी कच्चा लोहा भारी मात्रा में मेनली जापान के स्टील प्लांट्स को एक्सपोर्ट होता है। और इसके बाद ईस्ट कोस्ट का एक असली ज्योग्राफिकल रत्न आता है, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापट्टनम की तो बात ही अलग है। हाँ, ये नेचुरल पोर्ट तो है ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंडिया का सबसे गहरा और सबसे सेफ पोर्ट माना जाता है। और इसके इतना सेफ होने का कारण बताया जाता है इसके ठीक पीछे स्थित डॉल्फिन्स नोज नाम की पहाड़ियाँ। मुझे ये समझाइए कि एक पहाड़ी शिप्स को समंदर में कैसे सेफ बना सकती है। ये विशाखापट्टनम को नेचर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। देखिए, हम सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अक्सर भयंकर साइक्लोन्स और समुद्री तूफानों का खतरा बना रहता है। हाँ, वहाँ तूफान आते ही रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ समंदर में जहाँ पोर्ट पर शिप्स खड़े होते हैं, ठीक उसके सामने पानी में उभरी हुई एक विशाल चट्टानी पहाड़ी है जिसका आकार एक डॉल्फिन की नाक जैसा है। इसीलिए इसे डॉल्फिन्स नोज कहते हैं। अब होता क्या है कि जब भी वहां से कोई खौफनाक साइक्लोन या बहुत तेज हवाएं पोर्ट की तरफ आती हैं, तो ये डॉल्फिन्स नोज एक विशाल ढाल या दीवार की तरह बीच में खड़ी हो जाती है। ओह, एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। एग्जैक्टली। ये उन तूफानी लहरों और हवाओं की पूरी ताकत को वहीं पर तोड़ देती है और उन्हें पोर्ट के अंदर आने ही नहीं देती। इसी रीजन से ईस्ट कोस्ट पर एक एक्सट्रीम साइक्लोन जोन में होने के बावजूद विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और नेचुरली सबसे सेफ पोर्ट बन पाया है। यहाँ लिटरली प्रकृति खुद एक गार्ड बनकर इसकी हिफाजत कर रही है। अब ईस्ट कोस्ट पर और साउथ चलते हुए हम तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में 3 प्रमुख पोर्ट हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों दिखाते हैं। हाँ, इन तीनों के डायनामिक्स काफी अलग हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। सबसे ऊपर नॉर्थ में है एन्नोर पोर्ट, जिसका अब नया नाम कमराजा पोर्ट है। ये इंडिया का सबसे आधुनिक और फुली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। और हाँ, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर मध्य तमिलनाडु में आता है चेन्नई पोर्ट। ये इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सदियों से ये ईस्टर्न कोस्ट पर ट्रेड का मेन हब रहा है। चेन्नई पोर्ट की हिस्ट्री काफी रिच है। हाँ, लेकिन इन तीनों में जो सबसे दिलचस्प और थोड़ा उलझा हुआ मामला है वो साउथ तमिलनाडु के तूटीकोरन पोर्ट का है। इसका नया नाम वीओ चिदम्बरानार पोर्ट है। अब ये एक नेचुरल पोर्ट तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास जुड़ा हुआ है। कैसा विरोधाभास? यहाँ समुंदर की गहराई इतनी कम है कि बड़े इंटरनेशनल जहाज किनारे तक आ ही नहीं पाते, क्योंकि डेल्टा का जो सेडिमेंट है वो यहाँ हमेशा जमा रहता है। तो अब मेरा सवाल श्रोताओं के बिहाफ पर यही होगा कि जब एक पोर्ट पर बड़े जहाज किनारे तक आ ही नहीं सकते, तो ऐसी जगह पर इतना बड़ा पोर्ट बनाने का लॉजिक ही क्या है? ये तो लोकेशन ही खराब लग रही है। फिर उनका सामान उतारेगा कैसे? ये वाकई में एक बड़ा शानदार सवाल है आपका। और ये डेल्टा सेडिमेंट की उसी भयानक चैलेंज को दिखाता है जिसकी हमने शुरू में चपटी प्लेट वाली एनोलॉजी में बात की थी। हाँ, कि पानी उथला होता है। बिल्कुल। अब ट्यूटिकोरन में डेप्थ इतनी कम है कि जो हैवी इंटरनेशनल शिप्स आते हैं उन्हें समंदर में किनारे से मीलों दूर गहरे पानी में ही अपना लंगर डालना पड़ता है। वो बेचारे कोस्ट के पास फटक भी नहीं सकते। तो फिर हजारों टन हैवी कार्गो किनारे तक आता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस यूज किया जाता है जिसे लाइटरिंग कहते हैं। होता क्या है कि जब बड़ा शिप दूर गहरे समंदर में रुकता है तो पोर्ट से छोटे छोटे जहाज़ों और नावों की पूरी एक फौज उसकी तरफ भेजी जाती है। ये छोटी नावें बड़ी लहरों से लड़ती हुई वहां पहुंचती हैं। फिर बीच समंदर में ही क्रेन्स का यूज करके उस बड़े शिप से सामान निकालकर इन छोटी नावों में शिफ्ट किया जाता है। बाप रे, बीच समंदर में अनलोडिंग? हाँ, और फिर ये छोटी नावें उस सामान को लेकर किनारे तक आती हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा भी है और बहुत एक्सपेंसिव और मेहनत वाला भी है। इंडिया के उस हिस्से में जो इंडस्ट्रीज हैं
उनके व्यापार को चलाने के लिए समंदर से जुड़ना एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट थी। ज्योग्राफी ने भले ही वहां कितनी भी बड़ी रुकावट खड़ी की हो, लेकिन इकोनॉमी की कंपल्शन ने इस उथले पोर्ट को भी वहां की एक सबसे बड़ी लाइफलाइन बना दिया है। मतलब छोटे जहाज बड़े जहाजों के लिए एक तरह से डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। सही है, समंदर के बीचों बीच गुड्स एक्सचेंज। सही में ना, इकोनॉमी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बिल्कुल ढूंढ लेती है। अब मेनलैंड इंडिया से थोड़ा दूर चलते हैं। हमारी लिस्ट का आखिरी यानी 13th मेजर पोर्ट, और भारत का सबसे न्यूएस्ट पोर्ट भी यही है, पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में स्थित एक नेचुरली गहरा पोर्ट है। इसे 2010 में एक मेजर पोर्ट के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। और देखिए, पोर्ट ब्लेयर को ये जो 13th मेजर पोर्ट का स्टेटस मिला है ना, इसे हमें सिर्फ ट्रेड या सामान ढोने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो और क्या मेन रीजन था इसका? ये बेसिकली इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी यानी सामरिक दृष्टिकोण से उठाया गया एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप है। अगर आप मैप पर इसकी लोकेशन ध्यान से देखें तो ये बे ऑफ बंगाल और स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी मलक्का जलदमरू मध्य के ठीक पास स्थित है। ओह, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वही संकरा रास्ता है ना जहां से दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड गुजरता है। एब्सोल्युटली। और वहां पोर्ट ब्लेयर की मौजूदगी से इंडिया इस पूरे इंटरनेशनल सी रूट पर एक बाज जैसी नजर रख सकता है। तो ये स्ट्रिक्टली बोलूं तो ये सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये गहरे समंदर में भारत की एक बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट है जो ट्रेड और हमारी नेवी दोनों के लिए लाइफ ब्लड है। हाँ, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वहाँ होना गेम चेंजर है। तो ये थी हमारी वेस्टर्न कोस्ट के एस्चुरीज से शुरू होकर ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टा और फिर अंडमान के आइलैंड्स तक की एक पूरी डिटेल्ड यात्रा। और इस पूरी यात्रा को देखते हुए एक चीज़ जो लगातार मुझे स्ट्राइक कर रही थी वो ये है कि भारत अपने इन हिस्टोरिकल इकोनॉमिक इंजन्स को ना अब एक नई लोकल पहचान दे रहा है। नाम बदलने वाली बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अगर इस डीप डाइव का हम एक क्विक रिकैप सोचें, एक तरह से मास्टर की बनाएं, तो हमने देखा कि कैसे इन पोर्ट्स को भारत की खुद की विरासत से जोड़ा गया है। जैसे कंडला अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बन चुका है, नहावा शेवा को हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, कोलकाता अब ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, एन्नोर को कामाराज पोर्ट और तूटीकोरिन को अब वीओ चिदम्बराना पोर्ट का नाम मिला है। ये सिर्फ बोर्ड्स पर नाम बदलना नहीं है, ये अपनी ज्योग्राफी को अपनी हिस्ट्री से अडेप्ट करने जैसा है। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी अगर एक जगह समराइज कर दें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि भारत के इन 13 मेजर पोर्ट्स में से सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो हमने जीरो से आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हैं। वो है चेन्नई, नहावा शेवा और एन्नोर। बाकी 10 नेचुरली बने। हाँ, बाकी सब नेचर का गिफ्ट है। हमने देखा कि सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई है, सबसे गहरा और नेचुरली सेफ पोर्ट विशाखापट्टनम है, वही डॉल्फिन्स नोज की वजह से। सबसे पुराना चेन्नई है और सिर्फ एक अकेला रिवराइन पोर्ट कोलकाता है जो फरक्का के उस मैजिकल फ्लशिंग सिस्टम से जिंदा है। तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि भारत की ये जो 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, ये सिर्फ पानी और जमीन का मिलान नहीं है, ये एक विशाल और लिविंग इकोनॉमिक मशीन है। यहाँ नेचर और इंसानी दिमाग दोनों हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। कहीं पर भूगोल खुद हमें बचा रहा है, तो कहीं हम अपनी इंजीनियरिंग से उस भूगोल को कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा की चीज है। और इस नेचर और इंजीनियरिंग की दोस्ती को देखते हुए मैं इस डीप डाइव के अंत में सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। आज हमने डिटेल में देखा कि हमारा नेचुरल ज्योग्राफी, जैसे वेस्टर्न कोस्ट की वो इमेंस गहराई या विशाखापट्टनम में डॉल्फिन्स नोज की वो विशाल चट्टानी दीवार, वो कैसे सदियों से हमारे पोर्ट्स और जहाज़ों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से समंदर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हाँ, सी लेवल्स तो अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और इन साइक्लोन्स की पावर भी पहले से 10 गुना ज्यादा भयानक होती जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेचर का ये जो पुराना कवच है वो आगे चलकर भी ऐसी काम करता रहेगा? आने वाले दशकों में जब नेचर का बैलेंस और बिगड़ेगा, तब इन पोर्ट्स को डूबने से बचाने के लिए हमारी इस इंजीनियरिंग और हमारी टेक को कितनी बड़ी आखिरी परीक्षा देनी होगी। ये एक ऐसा हार्श सवाल है जिस पर फ्यूचर इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए हम सबको गंभीरता से अभी से सोचना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल AI एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।